हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस बाय आईएएस प्रीरिक्विजिट। आज हम देखेंगे 10 मार्च 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में आए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। तो देखते हैं। सबसे पहले टर्म इन न्यूज़ या केमिकल इन न्यूज़ की नज़र से देखें तो प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल एक केमिकल आया है। इसमें बस इतना ध्यान देना है कि इट इज़ रिलेटेड टू कफ सिरप्स। यूपीएससी कई बार ये पूछ लेता है केमिकल का नाम लेके कि फॉलोइंग केमिकल इज़ रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, ABCD उसमें देता है और कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। फिर अवार्ड इन न्यूज़ की पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रिट्जकर प्राइज़ न्यूज़ में है। प्रिट्जकर प्राइज़ किस लिए होता है? आर्किटेक्चर में कुछ ग्रेट एडवांसमेंट करने के लिए। इसको आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। 2023 में इसे डेविड चिपरफील्ड को दिया है। डेविड चिपरफील्ड का इंडियन कनेक्ट क्या है कि वो एक फर्म के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं मुग़ल म्यूज़ियम बनाने के लिए। कहाँ पे? आगरा। और अब इस मुग़ल म्यूज़ियम को कहा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। कहाँ पे है? आगरा में। एक और ध्यान देने वाली बात, 2018 में बालकृष्ण दोषी, इनको BV दोषी के नाम से भी जाना जाता है, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट टू गेट अ प्रिट्जकर प्राइज़। तो ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली थी प्रीलिम्स की नज़र से। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, टूरिज़्म सेक्टर की नज़र से देखें, पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आर्टिकल मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट हाउ इंडिया इन द अमृत काल कैन बिकम अ आत्मनिर्भर in tourism sector which can not only promote the growth but also the employment activities and further. So इस आर्टिकल को हमने एक मेंस के बॉर्डर की तरह तैयार कर लिया है। सबसे पहले अगर किसी आंसर का इंट्रो देखें तो हम उसमें ये बताएंगे कि कैसे बजट 2023 में, जो कि एक अमृत काल की शुरुआत है या फिर एक ऐसे पीरियड की जहाँ पे इंटेंस रोबस्ट ग्रोथ होने वाली है, वहाँ पे टूरिज़्म को मिशन मोड में डेवलप करने के लिए एक पाथ को आउटलाइन किया गया है। इम्पोर्टेंस क्या है टूरिज़्म सेक्टर का? इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और 8% ग्रोथ को, GDP ओवरऑल ग्रोथ को भागीदारी करता है। जैसा कि रिसेंटली देखा गया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, केदारनाथ का रिवैम्प हो, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो या पावागढ़ फोर्ट, इनसे रिलेटेड चीज़ें हों, इनको काफ़ी डेवलप किया है, जिसकी वजह से टूरिस्ट फुटफॉल है वो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ देखा गया है। तो अब इसको प्रमोट कैसे करना है? प्रमोट इस तरीके से करना है कि कन्वर्जेंस आए, कन्वर्जेंस ऑल स्टेक होल्डर्स का, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, जिससे जो टूरिज़्म प्लेसेस हैं वो अट्रैक्ट करें टूरिस्ट को, डिजिटाइजेशन हो ताकि एक्सेस करने में आसानी हो, और डेवलपमेंट हो डेस्टिनेशंस का, जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अच्छे से सुसज्जित करने की वजह से वहाँ पे उसका टूरिज़्म का फुटफॉल काफ़ी गुना बढ़ गया है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और टूरिज़्म को भी इंटरमिक्स करके देखना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखें तो ऑडियो, AR और VR, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये ट्रैवलर्स को हेल्प कर सकता है डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने से पहले, एक्सप्लोर करने के लिए, बिफोर देन इवन अराइव देयर। फिर AI पावर्ड चैटबॉट्स हैं, डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, जो कि ट्रैवलर्स को अपना ट्रिप प्लान करने में या फिर कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ जा सकते हैं, वो रिकमेंड करने में। तो इसलिए टेक्नोलॉजी और टूरिज़्म को हम इंटरलेट कर सकते हैं। फिर बजट में 6P ऑफ टूरिज़्म की भी बात की गई। 6P ऑफ टूरिज़्म, ये हम ऐसे में या फिर अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। दैट प्लानिंग, प्लेस, पीपल, पॉलिसी, प्रोसेस एंड प्रमोशन। ये जो 6Ps हैं, इसको हम किसी और आंसर में, किसी और सब्जेक्ट में भी देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हम इन 6Ps को और किन किन सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये 6Ps को हम अचीव कैसे करेंगे? ये ऐसे हो पाएगा कि हम डेस्टिनेशन की प्लानिंग करेंगे और मैनेजमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे उस प्लेस को, और सस्टेनेबल और सेफ़ बनाएंगे। जो ह्यूमन कैपेसिटी है, कैपिटल है, उसको डेवलप करेंगे ताकि पीपल ओरिएंटेड काम हो पाए। साथ ही साथ पॉलिसी और प्रोसेस को इंटरवेंशंस देंगे ताकि सेंटर और स्टेट्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो एक साथ एक रूप से चल पाएँ। इसके साथ साथ हम प्रमोट करेंगे कि कैसे नेटिव इंडियन टूरिज़्म है, मतलब जानो अपना देश, जो एक मुहिम है, उसको हम प्रमोट करके इंडिया में लोगों को
टूरिज़्म सेक्टर डेवलप कर पाएंगे। अब देखिए इसका कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि एक नेशनल टूरिज़्म बोर्ड को रियलाइज़ करके और राइट पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स का एक सही मैच बना के ये एक आइडियल टाइम है इंडिया के लिए कि कैसे वो टर्बो चार्ज करे अपने एफर्ट्स को, जिससे वो वर्ल्ड में टॉप 3 ट्रैवल एंड टूरिज़्म इकोनॉमीज़ बन जाए। प्रीलिम्स की नज़र से यहाँ पर देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था कि जो टूरिज़्म है इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। कॉन्करेंट में लाने की इसको पहल चल रही है, लेकिन अभी ये स्टेट सब्जेक्ट है। Then moving on to the next article, it is about social justice and women empowerment, women and police reforms. इसमें हम देखते हैं कि कैसे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक ये BPRD एक इंस्टीट्यूट है जो कि पुलिस के रिफॉर्म्स के बारे में बताता रहता है। इसने 2021 में ये एक रिपोर्ट दी थी कि अराउंड 10.49% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकल पुलिस फोर्स इन द कंट्री इज़ वुमेन। तो इसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे अभी भी क्या इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ क्या हैं। डिस्पाइट इनिशिएटिव्स लाइक ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, महिला थाना बनाने के बाद भी जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है दे आर नॉट कमिंग डाउन। तो इसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, फिर किस वजह से होते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो पुलिस पर्सनल्स को नहीं की जाती, कि जो लॉज हैं या फिर जो नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उनसे वो कैचअप नहीं कर पाते। केस स्टडी क्या बताती है कि महाराष्ट्र पुलिस में देखा गया कि नंबर तो बढ़ रहा है वुमेन ऑफिसर्स का, लेकिन जो वुमेन ऑफिसर्स हैं वो उतनी रिस्पेक्ट या फिर कोऑपरेशन नहीं मिल रही उन्हें मेल कलीग से। तो हॉस्टिलिटी है जो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स फेस करते हैं इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट देयर मैटरनिटी लीव्स। Being a part of society, we have to understand that women go through some phases in their lives that are pregnancy, around menopause, when they are not fully functional effectively. But we have to accept this and we have to give them space and time to come back to their full efficiency. अब हमें इसमें क्या करना चाहिए, वट इज़ द नीड टू डू। हमें एक हेल्दी जेंडर रेशियो मेंटेन करना चाहिए हर पुलिस स्टेशन में। प्रॉपर सेंसिटाइजेशन ऑफ मेल फोर्सेस, मेल पुलिस पर्सनल्स का होना चाहिए। लॉज को सिखाने के लिए जो न्यूली अमेंडमेंट्स आ रही हैं उसके लिए हमें कोलैबोरेट करना चाहिए। जो आसपास लॉ कॉलेजेस हैं वो पुलिस पर्सनल्स को ट्रेन करें ताकि इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो पाए। देन रोड टू इंक्लूसिविटी हमें सेट करना पड़ेगा। हमें रोल्स को बाइफरकेट नहीं करना है। स्टडीज़ में देखा गया कि अगर हम कहते हैं कि वुमेन विल बेटर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, पर अब ऐसा नहीं है। मेल पर्सनल्स भी उतने ही एथिकल और कंपैशनेट हो चुके हैं और वुमेन भी इतनी कैपेबल है कि वो किसी भी तरह का केस को हैंडल कर पाएँ। तो ये बाइफरकेशन नहीं होना चाहिए, अब इंक्लूसिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के अप्रोप्रिएट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ग्लास सीलिंग ग्लास क्लिफ ना हो, जेंडर सेंसिटिविटी हो और अपॉर्चुनिटीज़ टू कंटिन्यूसली अपग्रेड हैं उनकी स्किल्स को। ऐसा करने से हम एक ऑथेंटिक प्रोफेशनल ब्रिगेड बना सकते हैं जहां मेल प्लस फीमेल दोनों हाथ से हाथ मिलाकर चलें। फिर एक अच्छा आर्टिकल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप के ऊपर था जो कि IR के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसका हम इंट्रो देखें तो कैसे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन का, उसमें हम समझ सकते हैं कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की फ्रेंडशिप है इट इज़ बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज़ ऑफ प्लूरलिस्टिक वेस्टमिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसीज। दोनों ही कॉमनवेल्थ हैं, मतलब कि दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज थी अपने टाइम पे। देन देखा जाए तो एक्सपैंडिंग इकनॉमीज़ हैं, साथ ही साथ हाई लेवल इंटरेक्शंस दोनों आपस में कर रहे हैं वेरियस फील्ड्स में। कुछ कॉमन ट्रेड्स क्या हैं इनके, वाइब्रेंट सेकुलर एंड मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसीज हैं, फ्री प्रेस, इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और कोऑपरेशन के एरियाज़ क्या हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल समिट 2020 में हुआ, पहले फिर 2022 में हुआ, उसमें जो इवोल्यूशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे पहुंचा। फिर 2022 में लेटर ऑफ इंटेंट करा माइग्रेशन और मोबिलिटी के ऊपर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन के ऊपर हमने उनसे समझौता किया। तो स्ट्रेटजिक टाइज जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसलिए हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर द पिलर्स ऑफ द ग्रोइंग वर्ल्ड ऑर्डर।
लेकिन वहाँ इशू क्या आता है, दोनों के लिए चाइना फैक्टर एक इशू रहता है। चाइना और ऑस्ट्रेलिया टेक कोलैबोरेशन के बीच में उनमें विवाद हुआ। जो हुआवे 5G इंसिडेंट था जो अमेरिका के साथ हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया में भी उसको दिक्कत फेस करनी पड़ी। साथ ही साथ इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर एग्रेशन चल रहे हैं वो एक इशू है। चाइना का एग्रेशन जो इंडो पैसिफिक रीजन में हो रहा है वो एक कॉमन इशू है। और पीटर वर्गीज जो ऑस्ट्रेलिया के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया कि जो चाइना की अबैंडनमेंट है हाइड एंड बाइड की, दिस इज द की वर्ड, हाइड एंड बाइड की इन द इंडो पैसिफिक रीजन इज अ मेजर कंसर्न फॉर बोथ द कंट्रीज। और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या हो सकते हैं इंडिया के और आगे कैसे बढ़ सकते हैं हम इस। सबसे पहले इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जो कि फर्स्ट FTA था इंडिया का किसी डेवलप्ड नेशन के साथ। पीपल टू पीपल टाइज देखें तो इंडिया जो है वो टॉप सोर्स है स्किल्ड इमिग्रेंट्स का ऑस्ट्रेलिया में। 2021 के सेंसस में, ऑस्ट्रेलिया का 2021 का सेंसस, 9.76 lakhs पीपल क्लेम दैट दे हैव इंडियन एंसेस्ट्री। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MREQ ये भी साइन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो मोबिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हो, या फिर जॉइंट एक्सरसाइजेज लाइक मलाबार हो, तो ये डिफेंस कोऑपरेशन में भी काफ़ी वृद्धि देखी गई है। क्लीन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखें तो लेटर ऑफ इंटेंट इंडिया ने 2022 में साइन किया अबाउट न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विच प्रोवाइड फॉर कोऑपरेशन टुवर्ड्स ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। कंक्लूजन क्या इससे देखते हैं हम कि जो बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया जो है, दे आर सपोर्टिंग अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर and they are partners in seeking to forge regional institutions in the Indo-Pacific which are inclusive, promote further economic integration, hence they are important for promoting the global world order। तो कैसे हम किसी आर्टिकल से अपना मेंस का आंसर का फॉर्डर निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं।